चलिए छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां 24 का चक्रव्यूह है, लिहाजा अब बात इसी मुद्दे को लेकर। तो मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके नतीजे तय करेंगे कि फिलहाल सत्ता में काबिज बीजेपी का ही प्रदेश में शासन रहेगा या फिर कांग्रेस कमबैक करेगी। हालांकि बहुत कुछ प्रत्याशियों और उनकी छवि पर निर्भर करता है। हालांकि इसमें कांग्रेस और बीजेपी तकरीबन बराबरी पर ही है। दरअसल 1 और 22 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी तय हैं, तो कांग्रेस किसी भी विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पाई है। हाँ, मुख्य विपक्षी पार्टी प्रचार के मामले में जरूर बीजेपी से थोड़ा सा आगे निकलती दिख रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीजेपी जहां वर्चुअल रैली के लिए उपचुनाव में जीत के लिए जोर लगा रही है, तो कांग्रेस से पूर्व सीएम कमलनाथ खुद प्रचार करने के लिए मैदान में उतर गए। लेकिन सबसे अहम तो यह है कि 24 सीटों के लिए चक्रव्यूह किसका दमदार है। चलिए उस पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर उपचुनाव कब होंगे ये फिलहाल तय नहीं है, लेकिन कांग्रेस अभी से पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने धार जिले के बदनावर से अपने चुनाव प्रचार अभियान का आगाज कर दिया है। मंगलवार को बदनावर जाने से पहले कमलनाथ उज्जैन भी पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर चुनावी बिगुल फूंका। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बाबा महाकाल का अभिषेक पूजन कर लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनता जानती है कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए मध्य प्रदेश में क्या क्या गद्दारी हुई है और क्या सौदा हुआ है। मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, पर बहुत समझदार हैं। वो जानते हैं क्या गद्दारी हुई है, क्या सौदा हुआ है, और वो जानते हैं कि किस पटरी पर मध्य प्रदेश आगे चल रहा था। पूर्व सीएम कमलनाथ से टाइगर मोगली वाले बयानों पर भी सवाल किए गए, जिसके बाद जवाब में उन्होंने कहा कि कौन टाइगर, कौन हाथी, कौन बिल्ली और कौन चूहा है, जनता सब जानती है। तो टाइगर के गुमराह क्या जनता होगी? जनता बहुत समझदार है, जानती है कौन टाइगर है, कौन हाथी है, कौन बिल्ली है, कौन चूहा है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। दूसरी ओर सत्ताधारी दल बीजेपी अभी मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर मंथन में जुटी हुई है। सीएम शिवराज दिल्ली से लौट आए हैं, लेकिन महकमों पर मुश्किल बनी हुई है। विभागों के बंटवारे पर स्वराज एक्सप्रेस से बातचीत में सीएम शिवराज ने खुद कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा, अभी और वर्कआउट होना बाकी है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक। सीएम शिवराज ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पूजा पाठ कर चुनावी बिगुल फूंकने पर कहा कि चुनाव जीतने के लिए भगवान की कृपा के साथ जनता की कृपा भी जरूरी होती है। तो वहीं कमलनाथ का कहना है कि उपचुनाव में जनता उनका ही साथ देगी और मध्य प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। चुनाव जीतने के लिए भगवान की कृपा के साथ साथ जनता की कृपा की जरूरत होती है, और जनता उन्हीं पर कृपा की वर्षा करती है जो जनता के लिए बेहतर काम करते हैं। और वो जानते हैं कि किस पटरी पर मध्य प्रदेश आगे चल रहा था, कैसे मध्य प्रदेश को एक नई दिशा मिली थी। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता हमारा साथ देगी और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो उपचुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग भी तेज हो चली है। सब अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं प्रचार में विपक्षी पार्टी सत्ताधारी दल से आगे नजर आ रही है। बीजेपी जहां वर्चुअल रैली के जरिए प्रचार में लगी हुई है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद उपचुनाव वाली सीटों पर प्रचार के लिए उतर गए हैं। खैर, अब सत्ता की जंग में कामयाबी किसे मिलती है, देखना तो ये है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो 24 का चक्रव्यूह आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और एक बार हमारे साथ फिर हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। हितेश जी, अब तो बहुत लंबा हो गया, अब विपक्ष छोड़िए, आम जनता भी असमंजस में आ गई है। अब तो आपके ही लीडर रहे शत्रुघ्न सिन्हा, वो भी ट्वीट कर दिए हैं कि शिवराज नाराज महाराज। अब कितने दिन, मतलब विभागों को लेकर विपक्ष के तो जो भी तीखे बाण आ रहे हैं वो तो ठीक है, आम जनता भी पूछ रही है और ये पूछने लगी कि आखिर
जो शिवराज जी 2005 में, 2008 में, 2013 में, 2018 तक थे, क्या वो शिवराज जी अब नहीं? उनके तेवर क्या हो गए? बहुत बहुत नमस्कार सभी पैनलिस्ट और दुर्गेश जी, शर्मा जी, रमेश जी, सभी लोगों को हृदय से नमस्कार जी। और आपका सवाल मौलिक रूप से थोड़ी सी एक त्रुटि कर गया। शत्रुघ्न सिन्हा हमारे नेता नहीं है। हमने ये कहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा जो आपके नेता रहे हैं, मैंने ये कहा। रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ आपको। मैं उसको और उद्घाटित कर देता हूँ जी। आज वो हमारे नेता नहीं है, तो आप समझ सकते हैं जब नेता नहीं रहते हैं तो बयान कैसे होते हैं जी। तो इसलिए स्वाभाविक है कि उनके बयान विपक्ष के हैं जी। और विपक्ष का बयान मूलतः उपहासात्मक ही होता है जी। और जो भी सरकार में होता है उसका दायित्व है कि वो जिम्मेदार बयान दे, क्योंकि सरकार विपक्ष से ज्यादा तथ्यों को लेकर जिम्मेदार हो, ऐसा ही लोकतंत्र की परंपरा है। विपक्ष तो कटाक्ष भी कर सकता है, विपक्ष आपका उपहास भी उड़ा सकता है और आजकल देखते हैं विपक्ष की बात छोड़िए, जनता की बात कर लेते हैं, हमारी बात कर लेते हैं, मीडिया की बात कर लेते हैं। सब असमंजस में है। आज आप खुद भी जान रहे हैं, सबको मैंने इतना लंबा विभाग वितरण में लग गया, मंत्रिमंडल में इतने दिन लगे। खैर कोरोना की बात करेंगे, आप मंत्रिमंडल कहेंगे तो, लेकिन विभाग वितरण में दिल्ली जाने के बाद 4-4, 6-6 बैठक, मीडिया से कुछ छुपा नहीं है। बैठक होने के बाद सबको इंतजार था कि आज हो जाएगा, कैबिनेट की बैठक टाल दी गई और सीएम ने खुद, मैंने अपने स्वराज एक्सप्रेस में उन्होंने कहा है कि अभी रुकिए, अभी और मंथन होना है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी का चूंकि अधिकार क्षेत्र है और वही सबसे ठोस वक्तव्य दे सकते हैं, उन्होंने दिया है और मुझे खुशी है कि आपके प्रश्न का जवाब उन्होंने ही दे दिया है कि जल्दी ये कार्य पूरा होगा और अभी और मंथन उनको जो करना है वो करके आपके समक्ष वो सूची लेकर प्रस्तुत होंगे। अरे भैया, वो सेनापति हैं, सेना को किस जगह पे कहाँ किसको खड़ा करना है उनका, आप खुद ही बोल रहे हैं, उनका अधिकार क्षेत्र है। तो इसमें दूसरे लोग कतरबोध क्यों कर रहे हैं? सबको दिख रहा है। आप नहीं कहेंगे, बात सही है कि नहीं ये सेनापति यहाँ रहेगा, ये सेनापति यहाँ रहेगा, मंत्रिमंडल विस्तार में देख ही लिया 11 + 3 14। देखिए त्रिपाठी जी, वो सेनापतियों के सेनाध्यक्ष हैं, ऐसा कह सकते हैं हम लोकतंत्र में। तो स्वाभाविक है कि कौन सा सेनापति कहाँ पर क्या संभालेगा, उसकी योग्यता, क्षमता, दक्षता, उसके आधार पर या जो भी और भी मानक होते हैं जो आप भी जानते हैं, उन सबको तय करते हुए उसके आधार पर निर्णय सामने आएंगे और हमें इंतजार करना चाहिए। चलिए, आप कितना भी परिभाषित कर ले, सेनापति, सेनाध्यक्ष, सेनापति, वो, लेकिन उत्तर आपका कुछ भी नहीं आया। आम जनता भी सुन रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है। यही है मेरा कि आप इंतजार करिए और मुझे लगता है कि जल्दी ही, जैसा उन्होंने कहा है, अब सूची आपके सामने। चलिए, एक तरफ आज आगाज कर दिया बदनावर से दुर्गेश जी ने और आप अभी विभागों के वितरण में उलझे हुए हैं। वर्चुअल रैली, आम जनता वर्चुअल। आपको एक चीज बताऊं मैं जी त्रिपाठी जी, हमारा जो चुनाव अभियान है जिसकी ओर आपने इशारा किया, चुनाव अभियान तो हमारा बहुत पहले से शुरू हो गया। वर्चुअल रैली को भी आप बहुत बाद में पकड़े हैं जी। हम लोग 1000 रैली तो देश भर में कर चुके हैं। वर्चुअल रैली में जनता वर्चुअल 80-90% जनता वर्चुअल का अर्थ नहीं जानती होंगी, देखना तो अलग बात है। ठीक है, लेकिन आज के दौर में चूंकि कोरोना का दौर है और फिजिकल रैलीज जो हैं वो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आवश्यक है या उन्हें किया जाना चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं। अन्यथा डोर टू डोर कांटेक्ट में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसा परफॉर्म करती है। चलिए दुर्गेश जी, ठीक है, आपने आगाज तो कर दिया है, लेकिन जी जो आकलन आ रहा है वो आकलन बहुत आपके पक्ष में नहीं आ रहा। आप कम से कम 17 सीटें 24 में जब जीतेंगे तब 7 जो आपके साथ थे, जो अब इनके साथ हैं, वो उनको आप फिर मिलाएंगे तब 116 पहुंचेंगे और 17 के आसार दिख नहीं रहे हैं दुर्गेश जी। हालांकि आप 24 का 24 कहेंगे, मान लेते हैं, लेकिन हम एक एनालिसिस करके बता रहे हैं। जी बिल्कुल, सबका अपना अपना नजरिया होता है आदरणीय त्रिपाठी जी, और सबके नजरिए के हिसाब से रिजल्ट जनता को देना होता है जी। क्योंकि मैंने देश में एक लोकतंत्र की परिभाषा सुनी थी जो अब्राहम लिंकन जी की परिभाषा है जी। जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई जनता की सरकार जी। और आज भारतीय जनता पार्टी ने उसकी परिभाषा बदल दी है जी। निज स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए,
स्वार्थ के द्वारा आपने बनाई हुई, पढ़ा नहीं, षड्यंत्र के परिभाषा द्वारा कहीं बनाई नहीं हुई। पता नहीं कहाँ का संविधान पढ़ा है। एक मिनट उनकी ये बात आ आपकी जाए। सोच, हितेश जी उनकी बात आ मैंने जाए तो परिभाषा वो असत्य बोल रहे हैं, नहीं तो बहुत बड़ा असत्य बोल रहे हैं, लोकतंत्र की क्योंकि- परिभाषा ही बदल के बता रहे हैं। क्योंकि आप दोनों लोग यहाँ स्काइप तो में हैं तो ऑब्जेक्शन एक दूसरे को टीका टिप्पणी करेंगे तो ना आपकी बात आ पाएगी ना दुर्गेश जी की बात आ पाएगी, इसलिए वो दुर्गेश जी सही की बात आ है, जाए लेकिन फिर हम आपके पास संविधान आ की जाएंगे। परिभाषा जो है वो तो गलत नहीं बोलना चाहिए ना, चलिए वो कहाँ तो बदली है। वो गलत उनको बोल लेने दीजिए, आप उसको ठीक कर दीजिएगा बाद में। जी दुर्गेश जी, आप सुधार लीजिएगा जब आपका समय आए, आप बता दीजिएगा। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की परिभाषा को देश में बदल दिया है। जी स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा हड़पी हुई सरकारें, पूरे देश में एक नहीं कई सरकारें, और मध्य प्रदेश की सरकार भी स्वार्थ में भारतीय जनता पार्टी ने जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया है, आपने अपना जनता के सोने वोट क्यों को दिया? खरीदा है। स्वार्थ आपने में खरीद। ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया था, विधायक बन गए कि उनको खरीदा जा सके, ऐसा क्यों किया आपने? त्रिपाठी बिल्कुल, त्रिपाठी जी, ये सत्य है कि हमारी पार्टी के साथी बिके हैं। जी हिंदुस्तान हो या देश में, विश्व में कहीं भी हो, मानव मानव ही होता है। जी वो कहीं ना कहीं एक स्तर पे जाके टूटता है, समझौता करता है। जी और एक कहा जाता है श्याम दाम दंड भेद का उपयोग करके लोग बाग अपने स्वार्थ के लिए बहुत से काम कराते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने वो कराया है। आज स्थिति यह है कि स्वार्थ के लिए ही ये मध्य प्रदेश को पूरा दांव पे लगाए हुए हैं। 100 दिन तक सरकार का गठन नहीं कर पाए, मंत्रिमंडल का गठन 120 दिन तक नहीं कर पाए। 100 दिन तक किसने कहा? आज मंत्रिमंडल में विभागों का वितरण कई दिनों से लगातार प्रयास के बाद भी नहीं कर पा रहे। इसलिए नहीं कर पा रहे कि उसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ है। जी मेरे को लगता है कि शायद वाजपेयी जी चाहते नहीं है कि आज डिबेट में वो बोल पाए, जी इसलिए मेरी बात को सुनना नहीं चाहते। दुर्गेश जी, मैं कह इसलिए रहा हूँ कृपया ऐसा करके पीरियड शांति नहीं से आया कि सुने, मध्य प्रदेश में फिर सरकार दम हो नहीं तो थी। जवाब दीजिए। आपका कथन असत्य है। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी उनको बता दें कि जब उनको बात समझ में आ जाए जवाब दें, मैं बिल्कुल सुनूंगा, अन्यथा वो जब बोलेंगे मैं उनको बोलने नहीं दूंगा। इसलिए मेरी बात को आने दें, क्योंकि झूठ और षड्यंत्रकारी लोगों को ज्यादा सुनना। हितेश जी उनकी बात सुन लीजिए, आपको पूरा मौका देगा, बहुत टाइम है अभी, उनकी बात सुन लीजिए थोड़ा। भाई तो आप बताइए ना, सरकार कब नहीं रही है मध्य प्रदेश में? सरकार बताइए कब नहीं रही? चोरों की बारात लगी हुई है। वो बोल रहे सरकार नहीं रही 100 दिन, तो मुझे बता दीजिए साहब कब नहीं रही, मान लूंगा मैं। 100 दिन राष्ट्रपति तक शासन गठन कब नहीं रहा कर है? पाए मंत्रिमंडल का, उनका कहने का मतलब ये है। ऐसा? हाँ, तो वो भी अर्ध सत्य है। चलिए 5 कर लिए थे आपने। जी दुर्गेश जी, संक्षेप में अपनी बात पूरी करिएगा। बिल्कुल त्रिपाठी जी, संक्षेप में बोलूंगा। मान्यवर को शायद धैर्य नहीं है, जी क्योंकि इनको मालूम है कि अल्पकाल की सरकार है, बहुत जल्दी जाने वाली है, तो जो कुछ है आज बोल लो। चलिए, पर बोलने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। जी पूरा प्रदेश कोरोना से पीड़ित है, पूरा प्रदेश आपके भ्रष्टाचार से पीड़ित है। जी गरीबों के 10 किलो के आटे को पैकेट के 8 किलो आटे में बांटने वाले शिवराज सिंह चौहान के लोग, जनता को धोखा देने वाले ये बैठे हुए माननीय हितेश वाजपेयी जी, जी ये भी पहले सरकार के एक अंग हुआ करते थे। त्रिपाठी जी, ये तो और इन्होंने भाषण उस हो गया समय पूरा साहब, देखा आप होगा, मैंने तो पैकेज देखा था का कि भाषण इनसे वसूल कर लीजिए आप। चलिए बिल भेजिए इनको। दुर्गेश जी थोड़ा संक्षेप में। जिस फील्ड में काम कर रहे थे माननीय वाजपेयी जी, जहां इनको बैठाया गया था, वहां पर पूरे गेहूं में मट्टी मिली हुई थी, सबने देखा है। था, वो शायद बहुत पीछे रह गया है। इनको डर लगता है कि हर जगह आएंगे। बोलने लग गया। हाँ बिल्कुल, सवाल का जवाब भी दे रहा हूं। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने जो बोला था उसमें आप घबरा गए, और शिवराज सिंह चौहान की आज की करनी को आप बोलने नहीं दे रहे, क्योंकि आटा 10 किलो का पैकेट 8 किलो का आप बांट रहे हैं, जनता को गरीब का आटा देना पड़ रहा है। वो मुद्दा अलग है। आज आप सरकार में मंत्रिमंडल 24 सीटें हैं, 24 सीटों त्रिपाठी जी, में कई जगह आप ढंग से प्रत्याशी नहीं खोज पा रहे हैं, हमारा जी। ये कहने का। त्रिपाठी जी, प्रत्याशी तो अभी एक भी 24 में से एक भी जगह आपके और मेरे किसी के सामने नहीं है। जी मेरे 24 के 24 क्षेत्रों में विधानसभा भाजपा के में तय है। प्रत्याशी तैयार हैं। डेट डिक्लेयर करें। जी भारतीय जनता पार्टी तो तय है, वो खरीदे हुए लोग तो तय है ना, मालूम है सबको। मजबूरी है आपकी, उन्हीं को लड़ाना पड़ेगा। ये इसका क्या आपका जो सबूत है खरीदे हुए? षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र के अनुसार आपका सौदा है।
किसने कहा? इसका क्या वो प्रमाण है कि आपने नहीं खरीदे और क्यों आदमी ने जनता के मत को छोड़ के? बिल्कुल है, बात कर रहे हो कमलनाथ जी, रोज बिल्कुल है, मुंह चलाने से थोड़ी ना सरकार चलती, इसीलिए तो चली गई। बिल्कुल वाजपेयी जी, आप सही कह रहे हैं कि षड्यंत्र करने से भी देश की सरकारें नहीं चलती, जनता की सेवा नहीं होती। चलिए रमेश जी, बहुत देर और लूट और खसोट करने वाले ज्यादा दिन नहीं टिकते। रमेश जी, और सबसे बड़ी बात कि जानवरों की सरकार तो इंसानों के ऊपर कभी नहीं चलती। चलिए अब ये बताइए, अब ये देखिए कैसी बात कर रहे हैं ये अच्छी बात है क्या? चलिए दुर्गेश जी और हितेश जी, एक मिनट आप बताओ, आप ही टाइगर बताते हैं अपने आप को। चलिए शर्मा तो जी, आप क्या रहेगा? शर्मा जी की टिप्पणी ले लेते हैं। शर्मा जी, हितेश जी ने भी अपनी बात रखी, दुर्गेश जी ने भी अपनी बात रखी, आपकी टिप्पणी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता, ठीक है हितेश जी नहीं स्वीकार कर रहे, जनता तो ये सवाल करेगी ही कि इनने 2013 के शिवराज जी को देखा है, 2008 के शिवराज जी को देखा है, और आज मंत्रिमंडल का गठन तो छोड़िए, मंत्रिमंडल के विभाग के वितरण में भी जो इतनी देरी लग गई, और उसमें भी मीडिया में रह के आ रही कि आज सहस्रबुद्धे जी से, आज सिंधिया जी की मुलाकात सहस्रबुद्धे से, आज सीएम अमित शाह जी से मिले, आज नड्डा जी से मिले, सब भले ही वो अलग अलग कामों से मिल रहे हों, लेकिन मैसेज यही जा रहा है कि विभाग वितरण को लेकर सामंजस्य बिठाने की बात कही जा रही, और आप भी जान रहे हैं कितने दिन हो गए। ये मैसेज एक मैं शर्मा जी से अनुमति लेकर 10 सेकंड में बोल दूं, जिसमें ये नहीं रहा कि मैंने जवाब नहीं दिया इसका। बिल्कुल, कहाँ 15 साल जो सरकार शिवराज जी ने चलाई वो अलग प्रकार की थी, आज की सरकार की राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं, इसीलिए मैं आपकी सभी बातों को स्वीकार करता हूं। चलिए, इसीलिए बस आपने कह दिया कम से कम। जी शर्मा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं त्रिपाठी जी। उस समय जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी, और आज खरीद फरोख्त की सरकार है, बड़ी दिक्कत है। कहते हैं चलिए भी सीख जाए थोड़ा सा जो शर्मा जी की तो टिप्पणी आ जाती है। बिल्कुल सही। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि मंत्रिमंडल के गठन में और विभाग वितरण में देर हुआ है, लेकिन हमको ये भी देखना है कि ये परिस्थिति वाकई थोड़ी अलग किस्म की परिस्थिति है, और इस परिस्थिति में जिसको कहते हैं कि सबको समेट करके चलना, अगर मैं अपने गांव की भाषा में कहूं तो एक थाली में कितने लोगों को इकट्ठा करना, तो मैं समझता हूं शिवराज जी इस समय कदम, उनको एक एक कदम फूंक फूंक करके उठाना, वरना जो नुकसान, जिस जल्दबाजी में जो नुकसान कमलनाथ जी को हुआ, वो नुकसान होने का खतरा इस सरकार में भी है। इस सरकार के गठन होने या पुरानी सरकार के गिरने से पहले मैंने आपके चैनल पर ही कहा था कि यदि कांग्रेस की सरकार इस पर नहीं आ पा रही है कि वो सरकार में है, उनको अभी विपक्ष की थोड़ी सी हड़बड़ी है, और भाजपा पर मैंने कई बार ये कहा था कि ये अभी याद ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये विपक्ष में है, 15 साल की सत्ता में है। तो मोटे तौर पर इस परिस्थिति में एक एक कदम फूंक करके उनको उठाना ही होगा, वरना वो दिन देखने पड़ेंगे जो अभी कमलनाथ जी को देख रहे हैं। तो ये सावधानी शिवराज जी को बरतना चाहिए, वो बरत रहे, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में 3 साल कैसे, 3.5 साल कैसे और सामंजस्य बना के चल पाएंगे? आगे चल के विभागों में ट्रांसफर, प्रमोशन, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, मुझे जो लग रहा है कि 3.5 साल में सामंजस्य ठीक रहे, इसीलिए वो विभाग वितरण से पहले माइंड मेकअप लोगों का कर लेना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो किसी खास विभाग के लिए चिंतित होंगे, और उन्हीं के लोग, दूसरे लोग होंगे उस विभाग के लिए चिंतित होंगे। तो आगे चल करके मंत्रिमंडल के बीच में कोई रस्साकसी ना हो, जैसे कि पिछले मंत्रिमंडल में हुई। मैं समझता हूं उसके लिए थोड़ा ये समय लग रहा है, और मुझे उम्मीद है, और मैं वाजपेयी जी से आग्रह भी करूंगा कि कल परसों में कहीं ना कहीं, कल अगर संभव हो सके तो वो जल्दी इसको करवाएं, ताकि ये बहुत ज्यादा वाकई इसका मैसेज खराब जा रहा है, और मैं समझता हूँ वाजपेयी सक्षम है, वो कल ऐसा करा भी सकते हैं। मुझे तो लगता है जब सीएम नहीं कर पा रहे हैं तो वाजपेयी जी क्या करेंगे, ये तो वहीं से दिल्ली से होना है। आग्रह जरूर मान लेंगे। चलिए, आग्रह स्वीकार करें वाजपेयी जी। मैसेज अब बता रहे हैं कि हाँ, दुर्गेश जी कह रहे हैं खरीद फरोख्त की है स्थिति, आप खुद बोल रहे हैं कि बदल चुकी है। ऐसे में 3.5 साल, और अभी तो सबसे पहले उपचुनाव जीतना है। 14 लोगों को मंत्री बनवा के सोच रहे हैं आप कि 14 हम जीत ही लेंगे। ऐसा नहीं है। कैलाशनाथ काटजू मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव जी हारे थे। देखिए, आप लोगों के सुझाव वाकई में द रिफ्लेक्शंस ऑफ द वॉइसेस ऑफ द पीपल, इसमें नकारा नहीं जा सकता है, चाहे वो शर्मा जी की बात हो या स्वराज चैनल के माध्यम से त्रिपाठी जी आपकी बात हो, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो बात कह रहे हैं वो उसमें जो आपका मैं कह सकता हूँ दिशा निर्देश है, क्योंकि आप दोनों वरिष्ठ हैं, उसमें पब्लिक सेंस नहीं है। बिल्कुल है, एंड इट इज नोटेड ऑल्सो,
और बिल्कुल शर्मा जी, मुझे लगता है कि ये बात आप शिवराज जी के हाव भाव में भी देख रहे होंगे कि वो कोई बहुत एटीज नहीं है। वो भी चाहते हैं कि ये प्रक्रिया शीघ्र से हो जाए। लेकिन जो बात आपने कही है बिल्कुल ठीक कही है कि हमें 3-3.5 साल परफॉर्म करना है, हमें सरकार चलानी है। और किन परिस्थितियों में चलानी है? राजनीतिक परिस्थितियां भली भांति जानते हैं। इसके बाद दूसरा बहुत बड़ा कारण है जिस हम त्रासदी से गुजर रहे हैं, उसमें ट्रेजरी का बहुत बड़ा संकट है। तो उस संकट में मध्य प्रदेश ना आ जाए, तो इसलिए जो विभाग, परफॉर्मिंग विभाग है, उनका एक एजेंडा भी तय होना चाहिए कि 3-3.5 साल हम उनको किस प्रकार से रोड्स बन जाए, या हम कह सकते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मिंग पर्सन्स, योग्यता और दक्षता जिसकी मैंने बात कही थी, उसके कारण वो पिछड़ ना जाए। इसको रखते हुए यदि वो सभी लोगों से बातचीत करके कर रहे हैं, तो हम ये बॉटम लाइन में कह सकते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए, कि कमलनाथ जी सरकार चला रहे थे तो चलो 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 की सरकार थी, वो बात करने को तरस रहे थे। ये रुको इस बार जो सरकार चला रहे हैं, ये रुको बैठो और बात करो, ये बैठकर बात करो और फिर उसके बाद चलाओ की है। तो आप सभी फोटोग्राफ दिन भर देख रहे होंगे। मैं भी कोशिश करता हूं कि आपके संवाद के दौरान ये बातें लोगों तक पहुंचे कि हाँ, सभी कॉर्नर से, कांग्रेस को छोड़कर स्वाभाविक है, सभी कॉर्नर से बातचीत होकर ये मंत्रिमंडल का गठन तय हो रहा है। सभी प्रकार के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर ये तय हो रहा है, इससे नकारा नहीं जा सकता। आपने कहा ट्रेजरी की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण निश्चित तौर पे ऐसे विभाग किनको दिए जाए कि सरकार का राजस्व बढ़े। सरकार का राजस्व बढ़ने की चिंता है आपके मंत्रियों को कि खुद के राजस्व बढ़ाने की? मलाईदार विभाग लेकर राजस्व मतलब मैं आपके व्यंग को हटा भी दूं पॉलिटिकल को, एक बहुत बड़ी चुनौती है त्रिपाठी जी, राजस्व का प्रबंधन, प्रायोरिटीज इन फ्रंट ऑफ द ट्रेजरी। क्योंकि एकदम से आप सोचिए आपका जीएसटी कंपोनेंट बढ़ जाएगा, या एकदम से आपकी कोई, तो हम लोग कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टेट तो है नहीं, हम 80% एग्रेरियन स्टेट के लोग हैं। तो ऐसे समय में केंद्र के साथ समन्वय होकर हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्कीम है वो नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि जब हम 2023 में चुनाव में जाएंगे तो कांग्रेस को तो लोग भूल चुके होंगे, तो 15 महीने की सरकार तो एरर की सरकार हो गई एक प्रकार से। हमको तो लोग 15 साल प्लस 3 साल जोड़ के बोलेंगे ना 18 साल आपने किया, तो नेचुरली हमको एक जवाब के साथ जाना पड़ेगा, एटीट्यूड के साथ जाना पड़ेगा। तो हम उसको भी फोर्स ही कर रहे हैं। तो ठीक है, कांग्रेस अपना करता रहे, लेकिन हमें और मुझे लगता है पहले कम से कम 10 उपचुनाव तो जीतिए, फिर 3 साल की बात करिएगा। कम से कम 10 अभी चुनौती है। देखिए, चुनाव को एकदम से नहीं कि हम जीत ही रहे, कम से कम 10 जीतना पड़ेगा। मैंने बिल्कुल, आपने ठीक कहा है, और हमें उम्मीद है कि हम बहुत अच्छी संख्या में, हम तो 24 के 24 तो जैसा मैंने आपको बताया टारगेट किया है। और उसका बहुत बड़ा कारण है, जैसे 22 जगह आपने देखा होगा कि सेक्टर और बूथ के इंचार्ज भी भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने नेताओं के साथ आने का तय किया है, आ गए हैं सभी जगह। तो भाई कांग्रेस में एक लीडर बेस्ड संगठन रहा है, वहाँ कैडर नहीं होता, तो स्वाभाविक है लीडर्स के आने से और इन सेक्टर और बूथ के कार्यकर्ताओं के आने से एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। तो अभी तो कांग्रेस को शायद 23 तक भी उसको भर पाए, तो 23 में आम चुनाव में भी वो इन 24 जगहों पर शायद खड़े होने की स्थिति में आए। अभी तो फिलहाल मुझे नहीं दिखाई देता कि टेक्निकली ये संभव है। हम फील्ड में भी आपकी चिंता करो वाजपेयी जी। हितेश जी, अब निश्चित तौर पे आपने जब बात कही तो आज पहली बार ऐसा देखने को मिला, बिल्कुल दुर्गेश जी शांत थे। इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि आप भी कोई टिप्पणी करें, दुर्गेश जी का उत्तर आ जाए। दुर्गेश जी, चलो चलो की सरकार की जगह अब रुको रुको की सरकार आ गई है, हितेश जी का कहना है। और जैसा कि मैंने पहले सवाल किया था, प्रबंधन इसी तरह होता है, चाहे विभाग वितरण का हो, जब अस्थिरता की गुंजाइश रहती है, चाहे विभाग वितरण हो चाहे मंत्रिमंडल का गठन हो। अगर यही काम आप थोड़ा सा धैर्य के साथ आपकी सरकार कर लेती, कमलनाथ सरकार, तो हो सकता है आपको ये दिन नहीं देखने पड़ते। त्रिपाठी जी, मध्य प्रदेश में रुको रुको की नहीं है, लूटो लूटो की सरकार है। जब और इसीलिए मंत्रिमंडल में विभाग का वितरण नहीं हो पा रहा है कि रुकेंगे तभी तो लूट रहे हैं। और ये मात्र 2 और 3 महीने इनके पास, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अब ये मात्र 2 से 3 महीने के लिए और बैठे हैं। 2 से 3 महीने में जनता को जितना निचोड़ पाएंगे निचोड़ रहे हैं, खेल रहे हो। और अभी माननीय वाजपेयी जी शांत रहना सीख जाओ तो जरा आनंद आएगा डिबेट में। मैं शांति से सुन रहा था आपकी बात जी, और आपने बोला कि कैडर बेस की बात कर रहे थे आप, मेरे बूथ और संगठन में बात कर रहे थे।
तो मैं तो जब मैदान में उतर रहा हूं और आज जैसे माननीय कमलनाथ जी गए थे बदनावर, तो आपको वहां मेरे साथी और मेरे कार्यकर्ता दिख गए होंगे तादाद में। आप तो चिंता अपने यहाँ करिए। आपकी एक पूरी पीढ़ी को खत्म करने के लिए आपने खरीद के दूसरे लोग खड़े कर दिए हैं। आपके द्वारा आपके बनाए हुए लोगों को आप खुद खत्म कर रहे हैं। आप जाएंगे क्षेत्र में तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बीच में कौन आ गया और कहां आपके लिए क्या खाई खुद गई। जब आपको रिप्लेस करके पंकज चतुर्वेदी यहां बैठाए दिखाएंगे, जब आपको रिप्लेस करके पंकज चतुर्वेदी यहां बैठे हुए दिखाई देंगे, तब आपको उस चीज के समझ में आएगा। ये वही है जो कल आपका नेता बनने वाला है, मीडिया विभाग का अध्यक्ष बनने वाला है। ये वही है जिसको सिंधिया जी अपने साथ आपके बीच में आपका नेता बनाने के लिए लेके आए हैं। जिस तरीके जी त्रिपाठी जी, शर्म आती नहीं आ रही इनको कि बीच में बोल रहे हैं। जब मैं ये बोल रहे थे तो मैं पूरी बात सुन रहा था जी, पर अब सुनने का धैर्य नहीं है इनके पास में, क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी कलई खुलने लगी। व्यक्ति चर्चा से आज मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान नेता नहीं है। करेंगे आज मध्य प्रदेश के अंदर माननीय सिंधिया जी इनके नेता हैं, और कल हितेश वाजपेयी की जगह पंकज चतुर्वेदी इनका नेतृत्व करता दिखाई देगा, क्योंकि सौदे में ये भी हुआ है कि ये इस पद पर बैठेंगे। जब ये कुछ लड्डू, कितनी छोटी सोच के लोग आपको वही बात बता रहा हूँ, अपना वजूद ढूंढ लो। छोटी सोच से बाहर ही नहीं आ रहा है। हितेश वाजपेयी जी अपना वजूद ढूंढ लो, फिर मेरे संगठन और मेरे पे बात करना। कैसी बात कर रहे हैं? व्यक्तिगत जा रहे हैं दुर्गेश जी। थोड़ा सा आपका कहना है कि 24 विधानसभा 22 विधानसभा क्षेत्रों में जो आपके प्रत्याशी पहले से तैयार थे बीजेपी के, वो नर्वस हो रहे होंगे। ये आपका कहना ये है, मीडिया को अलग कर दीजिए, मीडिया हम और आप सब एक हैं। हम आपको अलग नहीं मानते दुर्गेश जी। जी त्रिपाठी जी, वो मैं बिल्कुल पूरी बात बोलने तैयार हूं, पर यदि कोई व्यक्ति सुनना नहीं चाहे तो उसको उसकी पहचान बताना जरूरी होता है। चलिए, जब ये पूरी बकवास कर रहे थे या कुछ भी बोल रहे थे, मैं शांति से सुन रहा था। अब देखिए वो कैसी बात कर रहे हैं। इनको धैर्य नहीं है, इसलिए इनको इनकी हैसियत बताना जरूरी हो जाता है। जी मैं क्या करूं, आप बता दीजिए। चलिए, अब आप सब्र रखना सीखो तो शब्द भी अच्छे आएंगे। कहाँ होते? चलिए समय समाप्त हो रहा है दुर्गेश जी। वाजपेयी जी, आप सब्र रखो तो शब्द भी अच्छे आएंगे और जवाब भी अच्छे आएंगे। चलिए, थोड़ा संक्षेप में अच्छा जवाब दे दीजिए। सुनना सीखिए, संक्षेप में अच्छा जवाब बिल्कुल दे दीजिए वाजपेयी जी। थोड़ा बिल्कुल त्रिपाठी जी, मैं बिल्कुल मैं अच्छा और दे रहा हूं, पर वाजपेयी जी ने कहिए कि धैर्यता से सुन लें। चलिए, अब समय समाप्त हो रहा है, आप ही का जवाब। आपको दिखाई दिया होगा कि अभी तुलसी सिलावट के सामने जी त्रिपाठी जी, अभी तुलसी सिलावट के सामने जिस तरह जनता में से निकलकर एक महिला ने सवाल किया, आज उसके चरित्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। उसने क्या सवाल गलत किया था? अब देखिए, उसने बोला कि आपको चुना था और आपको भेजा गया था, तो आपने ऐसे सवाल करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? फिर अपनी हैसियत दिखाने लगे हितेश वाजपेयी। आपका रिप्रेजेंट करके हितेश भाई, आपको मानता हूँ कि आपका वक्त खत्म हो रहा है, आपको चैनलों पे बोलने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आपकी जगह रिप्लेस करने के लिए शावर आलम आ रहा है। मत घबराओ, शावर आलम आपको चैनलों पे बैठने से बंद नहीं कराएगा। बुराई थोड़ी ना, आपको कहीं ना कहीं जगह मिलती रहेगी, कोई ना कोई बैठाता रहेगा। आप घबराओ मत, बोलने का मौका मिलेगा कहीं ना कहीं, बिल्कुल बोलने का मौका मिलेगा। हितेश वाजपेयी जी, थोड़ा सा सब्र रखो। शावर आलम आपको पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर पाएगा हमारी। चलिए, कम से कम थोड़ा सा सब्र रखिए। आज बोलने का बोल रहा है तो आज शांति से सुन लीजिए, फिर बोलिए। चलिए, अब दुर्गेश जी समय ही समाप्त हो गया है। अब तो अब मुद्दा कहीं और जा रहा है, इसलिए बेहतर है कि इस प्रोग्राम को अभी यही समाप्त कर दें। निश्चित तौर पर रमेश जी, आपकी टिप्पणी भी नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि आपने पहले टिप्पणी कर दी है। अब समय भी हमारा समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद हितेश जी आपका, दुर्गेश जी आपका और रमेश जी आपका। तो मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कभी भी हो, लेकिन प्रदेश का सियासी माहौल अभी से गरमा गया है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों न सिर्फ अपनी जीत के लिए नींव तैयार करने में लगे हैं, बल्कि एक दूसरे को जनता की नजर से उतारने के लिए तीखे बयान देने में पीछे नहीं है। हालांकि जनता सब कुछ जान और समझ रही है, लेकिन चुनाव में भी समय है। ऐसे में दोनों दल इस प्रयास में जुटे हैं कि वो किसी तरह जनता के बीच अपनी छवि बना ले और चुनाव में उनकी विजय पताका लहराए। खैर, अब सब कुछ मतदाताओं के ऊपर निर्भर है। इनका मत जिस ओर जाएगा, बाजी वही मारेगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता है। फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।